हेलो स्टूडेंट्स, DSCG होम क्लासेस में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम 9th हिस्ट्री का 3rd चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो इस चैप्टर में मोस्टली हम नाज़िज़्म क्या था, हिटलर कौन था, ये जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर में। इस चैप्टर को जो है इस पूरे चैप्टर को हमने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो भी टॉपिक होगा उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टॉपिक में हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक है नाज़िज़्म और दूसरा आ गया हिटलर। तो इन दोनों को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नाज़िज़्म क्या है और हिटलर कौन था, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, नाज़िज़्म जो था वो एक तहरीक थी, या हम कह सकते हैं एक मूवमेंट था, एक कंप्लीट सिस्टम था जिसको चलाया था किसने, हिटलर ने जर्मनी में। अब बाकी इस मूवमेंट के आने से, इस मूवमेंट के शुरू होने से जो है पूरे जर्मनी में, ये जर्मनी में जो है शुरू की थी हिटलर ने। तो इसके क्या इम्पैक्ट्स रहे जर्मनी में या फिर यूरोप में या फिर वर्ल्ड में एज अ होल, वो हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है समझ जाएंगे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें जो था वो था हिटलर। अब ये हिटलर कौन था? ये एक हमारी तरह एक आम इंसान था जो कि ऑस्ट्रिया में जो है पैदा हुआ था, लेकिन बाद में इसने शिफ्ट किया कहाँ पे, जर्मनी में। ये एक कॉमन इंसान हम कह सकते हैं हमारी तरह। 1889 में इसने जन्म लिया और इसका मेन एम जो था, जब ये कैसे जो है उस लेवल तक पहुंचा कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है हम कह सकते हैं कि एक क्राइसिस पैदा हुआ, वो हम आगे चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है आपको हिटलर के बारे में दूंगा। ऑस्ट्रियन बॉर्न, जो जर्मनी में फिर सेटल हुआ, 1889 में ये पैदा हुआ, जर्मनी का लीडर बना, जर्मनी में जो है और जर्मनी को जो है ये वर्ल्ड पावर बनाना चाहता था, ये पूरे यूरोप पे जो है राज करना चाहता था। तो ये जो थे 2 कॉन्सेप्ट्स थे जो इस टॉपिक की, जो इस चैप्टर का हेडिंग है, नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो दोनों के बारे में जो है मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए नाज़िज़्म तहरीक जो है, मूवमेंट जो है, जब हिटलर ने शुरू की, तो ये पूरा समझने या फिर इजी वे से समझने के लिए जो है हमें ज़रा वर्ल्ड वार फर्स्ट पे जो है को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसके बाद ही जो है हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है 1914 में जो है शुरू हुई थी, बिटवीन 2 ग्रुप्स हम कह सकते हैं। एक था अलाइड पावर्स जिसको हम बोलते थे, जिसका हिस्सा बने थे ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस। और दूसरी तरफ मीन्स ये एक ग्रुप था जो पावर में एंगेज थे, और दूसरा ग्रुप जो था वो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल पावर, जिसमें कौन था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और टर्की था। तो ये 2 ग्रुप्स के बीच में वार शुरू हुई। हम कह सकते हैं कि वार शुरू हुई जिसका इफेक्ट जो है पूरी दुनिया में देखा गया। क्यों? क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जो जिनकी कॉलोनीज़ जो है उस टाइम पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी। जैसे जो अलाइड ग्रुप का जो है ब्रिटेन है, इसकी कॉलोनीज़ हमारे एशिया में थी, उस टाइम हमारे अपने हिंदुस्तान में थी। उसी तरीके से फ्रांस ने जो है, फ्रांस का उस टाइम जो था मीन्स बहुत सारे यूरोपियन नेशंस पे जो है कॉलोनीज़ एक्वायर की हुई थी। अफ्रीका में इनकी कॉलोनीज़ थी। तो मीन्स हर कोई कॉन्टिनेंट जो था उस टाइम वो इनके कब्ज़े में था, उनमें जो है इनकी कॉलोनीज़ थी। दैट इज़ वाई इसको हम वर्ल्ड वार कहते हैं। अब इस वर्ल्ड वार में क्या हुआ,
जब ये वर्ल्ड वार शुरू हुई तो हम इसके इम्पैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे कि जर्मनी पे इसके क्या इम्पैक्ट्स रहे, ताकि मैंने पहले ही आपको बोला कि वर्ल्ड वार के इम्पैक्ट्स या फिर वर्ल्ड वार से ही जो है, वर्ल्ड वार के सिनेरियो को समझने के बाद ही जो है हम नाजिज्म और हिटलर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब बिगिनिंग ईयर्स थे, जब अर्ली ईयर्स थे वर्ल्ड वार के, जो दो ग्रुप्स के बीच में हुई थी, तो उस टाइम जो था हम कह सकते हैं कि जर्मनी जो था वो एक पावरफुल एम्पायर था। अगर हम सही मायनों में कहें तो उस टाइम यूरोप में जो है एक तो फ्रांस काफ़ी पावरफुल था, और जो इनका एम्पायर था ये जो जर्मनी का, तो ये भी काफ़ी पावरफुल एम्पायर था, क्योंकि इसने जो है अपने बहुत सारी कंट्रीज़ को मिलकर जो है ये जर्मन एम्पायर बना था। तो काफ़ी पावरफुल माना जाता है इसको, क्योंकि और अर्ली ईयर्स जब थे वार्स के, तो इसने जो है फ्रांस के और बेल्जियम के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं अपने कब्जे में ले लिए, जहां से हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई। अभी तक इसमें यूएसए की एंट्री नहीं हुई थी। 1914 में ये शुरू हुई वार, 1917 तक जो है ये यूएसए की एंट्री जो है वर्ल्ड वार में नहीं हुई थी। मैं पूरा वर्ल्ड वार के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक वर्ल्ड वार नहीं है, हमारा टॉपिक जो है वो नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर है, इसलिए मैं नटशल में आपको बता रहा हूं। तो 1917 में जो है सिचुएशन टोटल चेंज हो गई। 1917 से पहले जो है पलड़ा जो था वो सेंट्रल पावर्स का बाहरी था, यानी कि जर्मनी, इटली और टर्की, जो ये वाला ग्रुप था उनकी तरफ पलड़ा बाहरी था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये जर्मन जो थे उस टाइम पावरफुल एम्पायर थे। 17 तक उनका पलड़ा बाहरी था, लेकिन 17 में जो है वो सिचुएशन चेंज हो गई और मैं कहूँगा यूएसए की एंट्री हुई। और एंट्री किसकी तरफ से हुई? अलाइड ग्रुप की तरफ से। उस टाइम जो है उनकी सेंट्रल पावर की तरफ से एंट्री हुई होती तो हम कह सकते थे कि उनका पलड़ा बाहरी होता, लेकिन उसकी एंट्री जो है किसके साथ हुई? अलाइड पावर के साथ। तो यहाँ पर जो है जब उसकी एंट्री हुई तो उससे जो है जो अलाइड पावर्स थे वो उनका पलड़ा बाहरी हो गया, और हम कह सकते हैं कि ये वार जो है फाइनली उन्होंने जीती। लेकिन इस वार में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ वहाँ पर, चाहे हारने वाली पार्टी थी या फिर जीतने वाली पार्टी थी। और उस वार की वजह से हम कह सकते हैं कि पूरे जो पार्टिसिपेटिंग नेशन थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे इस वार के, उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए, वो वीक हो गए, उनकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी नीचे आ गई। अब इसका इम्पैक्ट वहाँ पे क्या हुआ? जर्मनी पे। जर्मनी का जो उस टाइम एम्पायर था उसने अपनी पावर एब्डिकेट कर दी। जब ये वार हार गए, जब ये अलाइड ग्रुप से वार हार गए, तो वहाँ का जो एम्पायर था उसने सारा जो है वार का जिम्मा ले लिया, जिसकी वजह से उसने अपनी पावर जो है वो एब्डिकेट कर दी, यानी कि उसने अपनी किंगशिप जो है गेव अप कर दी, उसने अपनी किंगशिप जो है वो छोड़ दी। और जब उसने ये छोड़ दी, देखिए जब भी किसी टीम का कैप्टन रिज़ाइन करता है तो सारे जो है वो कंपटीशन में आ जाते हैं कि अब शायद मैं ही कैप्टन बनूं इस टीम का। उसी तरीके से जब उसने अपनी किंगशिप छोड़ दी, गिव अप कर दी, तो वहाँ पर जो है एक सिनेरियो क्रिएट हुआ जर्मनी में, जिसकी वजह से वहाँ के डिफरेंट ग्रुप्स को एक चांस मिला, एक चांस मिला कि वो पावर को हासिल कर सकें। हम कह सकते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो वहाँ पर थी उनको चांस मिला कि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट करें। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो चांस मिला, जब जर्मनी जो था विदाउट एम्पायर था,
तो वहाँ पर जो है क्या होता है कि नेशनल असेंबली जो है जर्मनी का एक शहर है वेमार, वहाँ पर जो है वो मिलते हैं। नेशनल असेंबली जर्मनी की वेमार में मिलती है और उन्होंने वहाँ पर एस्टैब्लिश किया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर दो तरह की गवर्नमेंट्स जो हैं एस्टैब्लिश होती है, यानी कि जैसे हमारे जो है हिंदुस्तान में भी ऐसा है कि फेडरल क्वासी फेडरल है, लेकिन जहाँ पर स्टेट्स के पास भी पावर्स हैं और सेंटर के पास भी पावर्स हैं, तो ऐसा ही जो है वहाँ पर भी हुआ। उन्होंने स्टेट के पास भी पावर हुई और नेशनल लेवल पर भी जो है एक नेशनल असेंबली बनी, तो जिससे जो है हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सा स्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट हुआ। अब जब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जर्मनी में, जिसको हम वेमार रिपब्लिक भी बोलते हैं, वेमार रिपब्लिक हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब किंग ने यहाँ की अपनी पावर्स को गेव अप कर दिया तो फर्स्ट टाइम जो है नेशनल असेंबली वेमार में मिली, जिसकी वजह से उस टाइम के जर्मनी को वेमार रिपब्लिक भी बोलते हैं। जब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया तो इसने जो है वोटिंग राइट दे दिया पूरे जर्मन पीपल को, यानी कि जो भी एक एज लिमिट रखी होगी, वो 18 भी हो सकती है या 21 भी हो सकती है या फिर ऊपर नीचे, लेकिन वोटिंग राइट जो है उन्होंने हर किसी को दिया, इंक्लूडिंग वुमेन। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंक्लूडिंग वुमेन उन्होंने हर किसी को वोटिंग राइट दिया। अब वोटिंग कैसे, लोग जो है इलेक्ट करते थे डिप्टीज को और डिप्टीज बनाते थे वेमार रिपब्लिक में जर्मन पार्लियामेंट जो है, जिसको हम रिक्सटैग भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना फंक्शन शुरू कर दिया। लेकिन जो लोगों की रिएक्शन थी इस वेमार रिपब्लिक के लिए वो कुछ अच्छी नहीं थी, उसके कुछ रीजंस थे। वो रीजंस क्या थे वो हम जानने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वेमार रिपब्लिक को लोगों का गुस्सा या फिर लोगों का रिवोल्ट या फिर हम लोगों का अपोजिशन हम कह सकते हैं कि फेस करना पड़ा। उसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो जर्मनी के जो लीडरशिप थी, उस टाइम की लीडरशिप थी, जो उस टाइम का एम्परर था, उसने जो है एक ट्रीटी साइन की जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। उसके ट्रीटी के तहत जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ा इस वार का सारा जिम्मा, यानी कि वार की जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसको अपने सर लेनी पड़ी, जो लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों ने इस बात को लेकर जो है उस चीज़ का मीन्स क्योंकि उस टाइम लीडरशिप कौन सी थी, जो वेमार रिपब्लिक में जो मिली थी, तो उन्होंने ही जो है एक्सेप्ट की थी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वार, जिसकी वजह से, और लोग कहते थे कि इनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए थी, जब चूंकि अब उन्होंने ली, उसकी वजह से लोगों ने जो है उस वेमार रिपब्लिक का काफ़ी अपोज किया, काफ़ी गुस्सा झेलना पड़ा वेमार रिपब्लिक को उसका, जिसकी वजह से उसको अच्छे से वेलकम नहीं किया गया था। अब ये ट्रीटी क्या थी, इसमें इसके कुछ और भी पॉइंट्स थे। सबसे पहली बात तो ये एक ह्यूमिलेटिंग था जर्मनी के लिए, जर्मन पीपल के लिए काफ़ी हार्श था। अब हार्श क्यों था, क्योंकि एक तो इसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े, दूसरा फिर इसको पूरा लॉस जो है, यानी कि जितना भी लॉस हुआ इसमें किसी भी कंट्री का, स्पेशली जो सेंट्रल पावर्स थे, उनका जितना भी लॉस हुआ इस वार में, उसका खर्चा जो है, उसका भुगतान जो था वो इस ट्रीटी के तहत किसको करना था, जर्मनी को। और दूसरी कुछ बातें इसमें क्या थी, 13% ऑफ टेरिटरी जो थी जर्मनी की, वो उसको गंवानी पड़ी। 75% जो है आयरन रिसोर्सेज जो थे वो भी गिव अप करने पड़े। 26% कोल जो है रिसोर्सेज वो भी उसको गिव अप करने पड़े। इसके अलावा जो है फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया, इन्होंने जो है
इन्होंने मिलकर जो है जर्मनी की बहुत सारी कॉलोनीज को एक्वायर कर दिया। तो ये सारा जो है इस ट्रीटी के तहत जो है भुगतान किसको करना पड़ा? जर्मनी को। दूसरा अगर हम देखें इसमें क्या था कि जर्मनी जो है उसको डिमिलिटराइज किया गया इस ट्रीटी के तहत। अब डिमिलिटराइज करना मतलब कि आज के बाद जर्मनी जो था वो अलाउड नहीं था कि उसको अपनी आर्मी बनाने की जो है उसके पास परमिशन नहीं थी, वो अलाउड नहीं था। इस चीज़ पर भी जो है उसको साइन करने पड़े। दूसरी बात, जर्मनी को जो है 6 बिलियन यूरोज जो थे वो अलाइड ग्रुप को एज कंपनसेशन ऑफ वार पे करना था। तो ये जो था मीन्स यहाँ पे हम भी अगर कहें तो भले ही जर्मनी ने वार शुरू की, भले ही जो है वो रेस्पॉन्सिबल था वार का, लेकिन ये ट्रीटी जिस पर उसको बाय कंपल्शन जो है साइन करना पड़ा उस टाइम थोड़ा सा हार्श था, क्योंकि ये ट्रीटीज की वजह से सदियों तक जो है जर्मनी उठ नहीं पाता, उसके लोग जो है वो डेवलप नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि इतनी हार्श थी। यही वो रीजंस थे, यही वो ट्रीटी थी जिसकी वजह से जो जर्मनी के बहुत सारे लोग थे उन्होंने वेमार रिपब्लिक को डिफीट और इस ह्यूमिलेशन जो हुई थी जर्मनी की उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराया, क्योंकि वो कहते थे कि ये जो है इनको ये साइन नहीं करना चाहिए था, इनको इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करना था, लेकिन उन्होंने कर दिया जिसकी वजह से उनको अपोजिशन फेस करनी पड़ी। और जो वेमार रिपब्लिक में जो नेशनल असेंबली थी यानी कि जो उसके लीडर्स थे उस टाइम, उनको नवंबर क्रिमिनल्स भी कहा जाता है। अब नवंबर यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि नवंबर क्रिमिनल्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो था ये साइन हुआ था चूंकि नवंबर में, इसलिए जर्मनी में इनको सरनेम दिया गया नवंबर क्रिमिनल्स। तो ये नवंबर क्रिमिनल्स की वजह से जर्मनी जो थे वो वेमार रिपब्लिक जो था उधर की जर्मनी की सिचुएशन थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा माइजरेबल हो गई। क्यों? क्योंकि उनको जो ये पे बैक करना पड़ रहा था, रीपे करना पड़ता था ये वार के कंपनसेशन, उसकी वजह से। तो ऐसे में क्या होता है कि 1923 में वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। अब ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? ये वो सिचुएशन है जहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइजेस जो हैं, गुड के प्राइजेस जो हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब हो जाती है तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये क्यों हुआ? एक तो जर्मनी ऑलरेडी बहुत टेंस सिचुएशन फेल कर रहा था, मीन्स वो अपने लोगों की डिमांड्स को जो है पूरा नहीं कर पा रहा था, उनको पूरा पहुंच नहीं पा रहा था उन तक, वो उनकी डिमांड्स तक। तो ऐसे में हाइपर इन्फ्लेशन होता है। अब ये क्यों हुआ? देखिए, जब ये कंपनसेशन रीपे कर रहे, कंपनसेशन ऑफ वार जो था दे रहे थे, तो अब ये किस शक्ल में दे रहे थे? जो उनके पास गोल्ड पड़ा हुआ था, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड दे वर रिपेइंग देयर कंपनसेशन, जो उनको कंपनसेशन देना पड़ रहा था वार का, किनको? अलाइड ग्रुप को। तो ऐसे में क्या होता है, जब जर्मनी देख रहा है कि जो उसके पास थोड़े बहुत, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज जो अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बोला कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज थे जो उन्होंने ड्रेन कर लिए अलाइड ग्रुप ने। ऐसे में जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज उसके पास पड़े हुए थे, जैसे कि गोल्ड उसके पास पड़ा हुआ था, वो अब उसको कंपनसेशन की शक्ल में उनको देना पड़ रहा था। तो ऐसे जो है उसकी सिचुएशन और ज़्यादा जो है दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब उसने ये सिचुएशन खराब होती देखी जर्मनी ने, तो उसकी लीडरशिप ने ये पेइंग का सिस्टम जो है, जो एक कंपनसेशन का सिस्टम था जो कंपनसेट करना पड़ रहा था, उन्होंने वो कंपनसेशन देने से जो है इनकार कर दिया, यानी कि वार का रीपे करना जो है उन्होंने इनकार कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ
कि फ्रांस ने उनका एक इंडस्ट्रियल एरिया था रोहर, उस पर जो है उसने कब्जा कर दिया। लेकिन जब फ्रांस ने जो है वो कब्जा कर दिया तो जर्मनी ने इस एक्ट का जो है बहुत ज़्यादा अपोज किया। एक तो उसने पहले इनकार किया कंपनसेशन देने में, लेकिन वो कंपनसेशन की वजह से फ्रांस कंपेल हो गया, क्योंकि फ्रांस जो है यहाँ पर वो काफ़ी जो है हम कह सकते हैं कि अपोज कर रहा था जर्मनी को, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा था जर्मनी का, जिसकी वजह से अगर हम कहें तो ये उसी की साजिश थी कि जर्मनी को इतना झेलना पड़ रहा था। ब्रिटेन, यूएसए जो उनके और रशिया जो उनके अदर पार्टनर्स थे अलाइड ग्रुप्स के, उनकी तरफ से इतना ज़्यादा कंपल्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि फ्रांस जो था अपना बहुत बड़ा दुश्मन मान रहा था जर्मनी को, जिसकी वजह से उसने जो है अपने अलाइड ग्रुप को कंपेल किया कि जर्मनी पर जो है इतनी सारी सैंक्शंस लगी जानी चाहिए, क्योंकि वो उसको अपना बहुत बड़ा सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। तो जब फ्रांस ने कब्जा किया रोहर पे तो उसने अपोज किया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जर्मनी ने जो है अपनी पेपर करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करने की शुरुआत कर दी। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उन्होंने पेपर करेंसी को जो है ये प्रिंट करना जो है कंटिन्यूसली स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी फर्दर डाउन हुई। अब डाउन कितनी हुई वो आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। अप्रैल में $1 यानी कि 24,000 मार्क जो थी वो जर्मनी की करेंसी थी, 24,000 मार्क जो है देने पड़ते थे, उसके बदले में उनको $1 मिलता था। अब ये फर्दर जो है डाउन हो गई जुलाई में इसी का जो है ये डिक्रीज होने लगा। 3,53,000 जो है उसी तरीके से जो है ये ग्राफ बढ़ता गया, जो आप इस चार्ट से जो है देख सकते हैं। अब इससे जो है और जो है प्रॉब्लम हो गई, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई जर्मनी में। क्या हुआ कि रिसोर्सेज लिमिटेड थे, क्योंकि लोग कैसे अपने वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते, उनके पास पैसा नहीं था, उनको वो जो जिसकी वजह से वो बीज लेते, जिस पैसे से वो बीज लेते उतने पैसे नहीं थे किसानों के पास, लोगों के पास, तो वो कैसे प्रोड्यूस करते। तो जिनके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो वो जो है थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करने लगे, लेकिन करेंसी जो थी उनके पास बहुत में, लोगों के पास वो पेपर करेंसी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में क्या होने लगा कि प्राइसेस और ज़्यादा होने लगे, जिसके पास क्योंकि रिसोर्सेज कम थे। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 किलो प्याज है, लेकिन मार्केट में डिमांड है 10 किलो की। ऐसे में वो कौन खरीदेगा? जो उस 1 किलो का सबसे ज़्यादा पैसा देगा, तो वो वही देता जिसके पास वो पेपर करेंसी उस टाइम सबसे ज़्यादा थी। ऐसे में क्या होने लगा कि एक छोटी सी चीज़ के लिए जो है वहाँ पर ऑक्शन लगने लगे। से फॉर मैंने कहा हाँ जी मैं 1,000 दूंगा 1 किलो का, तब तक दूसरे के पास मेरे से ज़्यादा पैसे थे, उसने कहा 2,000 दूंगा। तीसरा आ गया कहीं से निकल के, उसने कहा मैं 3,000 दूंगा। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर ऑक्शन सिस्टम होने लगा, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर फर्दर इंक्रीज हो गया रेट्स। तो और ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि सिचुएशन वहाँ पर ख़राब होने लगी, बहुत ही तंग सिचुएशन। मीन्स ऐसा लग रहा था कि अब वहाँ के लोगों को शायद फाका भी देना पड़े, शायद एक जोड़े कपड़े में महीनों भी रहना पड़े। तो इस किस्म की सिचुएशन जब वहाँ पर होने लगी, ऐसे चांसेस दिखने लगे, तो ऐसे में जो है यूएसए से बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो अपना जो है एक प्लान लेके, जिस प्लान को हम बोलते हैं डाज प्लान, वो लेके जो है जर्मनी में आता है, जिसको हम ट्रीटी ऑफ पीस भी कहते हैं। तो वो ये प्लान लेकर जर्मनी के पास आता है। इस प्लान के तहत जो है यूएसए ने, क्योंकि अभी तक जो है फॉरेन से कोई भी सपोर्ट अब जर्मनी को नहीं मिल रही थी, तो फर्स्ट टाइम जो है यूएसए अपना प्लान लेके आते हैं जर्मनी के पास, जिस प्लान के तहत उनको यूएसए से लोन मिलने लगा और जर्मनी जो है थोड़ा सा
इस सिचुएशन से उभरने लगा, क्योंकि जब उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने लगी यूएसए से, तो वो थोड़ा सा इस सिचुएशन से, जो सिचुएशन बदतर होने लगी थी, बद से बदतर होने लगी थी, तो उस सिचुएशन से जो है हम कह सकते हैं कि उभरने लगा। तो जनरली क्या हुआ कि 1924 से लेकर 1929 तक जो की सिचुएशन जो है हम कह सकते हैं कि जर्मनी में एक इम्प्रूविंग पीरियड था, जो उसको वार की वजह से और वार कंपेंसेशन की वजह से रिपे करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जर्मनी की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो रही थी या हो गई थी। वो उसमें जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सुधार आने लगा। किसकी वजह से? यूएसए के डॉज प्लान की वजह से, ट्रीटी ऑफ पीस की वजह से। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वॉल स्ट्रीट क्रैश जो हुआ यूएसए में, इसका क्या अफेक्ट रहा यूएसए, जो जर्मनी का सपोर्टर निकला था ऐसे टेंस सिचुएशन में, और जर्मनी पर जो ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम जो था वो फेस कर रहा था। वॉल स्ट्रीट क्रैश जो था, क्योंकि उस टाइम हम कह सकते हैं कि यूएसए जो था वो एक यूनिवर्सल डोनर था, जो एक अच्छी पोजीशन में था, जो हम कह सकते हैं कि पूरी वर्ल्ड में जिसका दबदबा बन रहा था या फिर बना हुआ था, जो इकोनॉमिकली सोन था, उसके यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट का क्रैश जो जब हुआ तो उसका अफेक्ट जो है पूरे वर्ल्ड पे हुआ। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे यूएसए और जर्मनी पे कि इस पर क्या इफेक्ट रहा। इनकम डिक्रीज हुई बाय हाफ, यूएसए की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो उनकी एनुअल इनकम थी वो हाफ हो गई यूएसए में। जो एक्सपोर्ट था वो डिक्रीज हो गया। जो वहाँ की लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज थी वो क्लोज हो गई। तो हम कह सकते हैं कि इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से हम कह सकते हैं कि यूएसए भी जो है एक बहुत बड़ा विक्टिम बना इस वॉल स्ट्रीट, क्योंकि जो शेयर लोगों के पड़े हुए थे उन्होंने उनको जो है वापस लेना या फिर हम कह सकते हैं कि बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो यूएसए की इकॉनमी जो है काफ़ी नीचे आ गई। अब हम दूसरी बात जिसको अब वो सपोर्ट कर रहा था, जर्मनी, जो ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था उस टाइम, तो और ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स हो गई उस टाइम, उसको वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अफेक्ट्स ऑन जर्मनी हम देखेंगे। तो पहला अफेक्ट जो वॉल स्ट्रीट क्रैश के बाद देखने को मिला जर्मनी में, वो था कि वहाँ की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी वो डिक्रीज हो गई। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वहाँ पर इंक्रीज हो रही थी, यूएसए के लोन के बाद वो अब वापस डिक्रीजिंग फॉर्म में आ गई, क्योंकि वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया था। जो उनको लोन दे रहा था वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो था वो फेस कर रहा था, और लोन बंद होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो गई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो गई। और जब भी किसी नेशन में इंक्रीज हो जाती है अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो प्रॉब्लम जो है बहुत सारी और प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कराती है। जैसे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर इंक्रीज हो गई, चोरियाँ बढ़ने लगी, कत्ल बढ़ने लगे, एक दूसरे से छीना झपटी जो है शुरू हो गई, क्योंकि लोग बेचारे वहाँ पर उस टाइम बहुत ही मजबूर हालत में थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो ओबियस था वहाँ पर उनका। वर्कर्स जो थे वहाँ पे वो फोर्स हो गए कि वो लो वेजेस पर काम करने में जो है राज़ी थे उस टाइम, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी, वहाँ पर ऑलरेडी इकॉनमी बहुत डाउन चल रही थी। तो ऐसे में जो है अपना दिन गुजारना, अपना जो बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, उनको पूरा करना जो है वो मजबूर हो गए बेचारे कि वो कम दामों में भी जो है काम करने लगे। तो ये जो है स्मॉल बिजनेसेस जो है वो शट डाउन हो गए वहाँ पर। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जर्मनी की जो हालत थी उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा
खराब होने लगी थी। एक साइड से तो अगर हम देखें तो इकोनॉमी डाउन हो रही थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो वहां पर एक और बड़ी प्रॉब्लम जो है जर्मनी में फेस की जा रही थी, वो थी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, यानी कि जो उनकी पॉलिटिक्स थी वो भी वहां पर कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रही थी, वो भी जो है अनस्टेबल थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अब कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से पॉलिटिक्स भी वहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो भी अच्छे काम कर नहीं रही थी, वो कुछ डिफेक्ट्स थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। जब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना था वेमार रिपब्लिक में, उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। अब वो डिफेक्ट्स कौन से थे? पहला, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसके तहत किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ज़रूरत थी, जो उस टाइम वहाँ पर किसी भी पार्टी को नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ कि कोलिशन सिस्टम प्रिवेल हुआ। और कोलिशन सिस्टम में आपको पता ही है कि अनस्टेबल रहती है गवर्नमेंट, हर वक्त जो है खतरा रहता है गवर्नमेंट टूटने का। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है अच्छे से चल नहीं पा रही। दूसरा, आर्टिकल 14 था। अब ये आर्टिकल 14 क्या था? ये प्रेसिडेंट को जो था एक्स्ट्रा पावर्स देता था कि वो इम्पोज कर सके इमरजेंसी, वो सस्पेंड कर सके सिविल राइट्स, वो रूल बाय डिक्री करे, यानी कि जो वो बोले वो होना ही होना चाहिए। तो ऐसा कुछ सिस्टम था वहाँ पर उस टाइम जो लोगों को मंजूर नहीं था, या फिर हम कह सकते हैं जिसकी वजह से जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो अच्छे से रन नहीं कर पा रही थी। और हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विद इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम सालों के जो है हम कह सकते हैं कि टाइम में वहाँ की कैबिनेट जो है वो 20 बार चेंज हो गई। यहाँ से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पे कितनी अनस्टेबल गवर्नमेंट थी, अनस्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। तो पीपल जो थे वहाँ के, जो लोग थे वहाँ के, उनका फेथ, उनका भरोसा जो था डेमोक्रेसी से वो उठ गया, जिसकी वजह से अब एक प्रॉपर टाइम था, अब एक सही वक्त था कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करके एक डिक्टेटर अपने हाथ में सारा कुछ चार्ज ले जाए, चार्ज ले पूरे जर्मनी का। तो हिटलर था, जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।